Hello everyone. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 8, that is cell. The cell is the fundamental unit of life. In the previous video, we have started the discussion about the three type of cells, yani three different part of the cells. The cell has three different parts that are cell membrane, cytoplasm and nucleus. In the previous video, we have already discussed about the cell membrane. Now, in this video, we will talk about the cytoplasm as well as nucleus. So, without wasting any time, let's start with our session. The cytoplasm is a thick jelly-like fluid inside the cell bounded by a cell membrane. तो जो साइटोप्लाज्म है वो एक बहुत ही थिक जेली के जैसा एक फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर मिलता है. सेल के अंदर भी कहाँ मिलेगा? कल हमने बात करी थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में. तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही थी? सेल को एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रही थी. दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर पूरा एक फ्लूइड मिलेगा. पूरा ये फ्लूइड से भरी हुई है और इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये कहाँ मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जितना भी जगह है वो सब के अंदर आपको साइटोप्लाज्म ही मिलेगा. ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल अकर इन द साइटोप्लाज्म. और सेल के अंदर जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सारी की सारी कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं. देयर आर many small cytoplasmic bodies suspended in the cytoplasm. और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होंगे, यानी कि कुछ छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, सब्सटेंसेस होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेलीज बोलेंगे. तो ऐसी छोटी छोटी बॉडीज बहुत सारी साइटोप्लाज्म के अंदर मिल सकती हैं. दीज आर the mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, endoplasmic reticulum, etc. These are called cell organelles. तो हमने अभी अभी बोला था कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ मिलेंगी. वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है, गोल्गी बॉडीज़ हो सकती है, राइबोसोम हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो सकता है, और इन सबको हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं. तो हमने अभी तक साइटोप्लाज्म के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं? सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म एक थिक जेली के जैसा फ्लूइड है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमको मिलता है. इसके अलावा हमने पढ़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी सेल की वो कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती हैं. फिर हमने पढ़ा कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज यानी कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलेंगे. एग्जाम्पल क्या क्या है सेल ऑर्गेनेलीज के? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक्सेट्रा. तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं आगे हम इनको फर्दर पूरी डिटेल में पढ़ेंगे. इन सब के बारे में हम पता करेंगे कि ये होती क्या हैं और क्या क्या ये काम करती हैं. जो तीसरा पार्ट है सेल का वो क्या है? न्यूक्लियस. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग सेल. तो जो न्यूक्लियस है वो कोई भी जो लिविंग सेल है यानी किसी भी जिंदा सेल का सबसे ज़रूरी हिस्सा है.
The nucleus is a large and spherical structure present in all cell. तो न्यूक्लियस क्या है? एक बड़ा सा लार्ज और स्फेरिकल का स्ट्रक्चर है जो कि हर एक सेल के अंदर मौजूद होता है. आफ्टर स्ट्रेनिंग इट कैन बी easily seen with the help of a microscope. और स्ट्रेनिंग करने के बाद में हम इस न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप की मदद से इजीली देख सकते हैं. ये स्ट्रेनिंग क्या होता है, हम ये पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इस चैप्टर में कि जो सेल है वो क्या है, कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है. इसकी वजह से हम उसको ऐसे तो हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते हैं. इसीलिए हम क्या करते हैं, उस सेल के अंदर पहले डाई का यूज़ करते हैं ताकि उस सेल के अंदर कलर आ जाए और इसी के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ताकि हमको सेल के अलग अलग हिस्से बहुत अच्छे से दिखाई दे सकें. एग्जाम्पल्स क्या क्या थे स्ट्रेनिंग के या फिर डाइज के? मिथाइलिन ब्लू था, इयोसिन था, सैफ्रनिन था. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे. In animal cell, the nucleus lies at the center of the cell, whereas in the plant cell, it is present at the periphery of the cell due to the presence of large vacuole. तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल्स के अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये कहाँ प्रेजेंट होगा? जो सेल है उसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद होगा. वहीं अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? पेरीफ्री पे प्रेजेंट होगा, यानी कि थोड़ा सेंटर में नहीं होगा, सेंटर से हट के ऊपर या नीचे की तरफ मौजूद होगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ आवर सेल. ये हमारी एनिमल सेल है. एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो यहाँ बिल्कुल सेंटर पे मौजूद है. दिस इज़ न्यूक्लियस. वहीं अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर कहाँ होगा? ये इधर कॉर्नर के अंदर पेरीफ्री पे मौजूद होगा. क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? वैक्यूल प्रेजेंट होगा. द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्ट्स. तो जो न्यूक्लियस है उसके 4 अलग अलग हिस्से मौजूद हैं न्यूक्लियस के. अब उन्हीं हम चारों हिस्सों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं और वो क्या क्या करते हैं. जो सबसे पहला पार्ट है न्यूक्लियस का वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड है एक मेम्ब्रेन की मदद से, और इसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यानी कि अगर सीधे शब्दों में हम बोलें तो जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सेल है. इस सेल के अंदर क्या मौजूद है? ये तो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है. इसके अंदर अब क्या मौजूद होगा? न्यूक्लियस मौजूद होगा. ये क्या है? न्यूक्लियस है. ये जो इसके बाहर वाला पूरा हिस्सा है ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म. अब ये जो न्यूक्लियस है, जैसे सेल की मेम्ब्रेन थी ये, वैसे ही ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है. अब ये जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही है? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग कर रही है. This membrane
is also porous and allow the movement of certain selected material between the cytoplasm and the nucleus. अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या है? पोरस है, यानी इसके अंदर कुछ पोर्स मौजूद हैं, कुछ छेद हैं, और इन्हीं की मदद से जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी कुछ चीज़ों का मूवमेंट हो सकता है अंदर और बाहर। ये बिल्कुल सिमिलर है सेल मेम्ब्रेन में भी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में भी यही हो रहा था, वो भी पोरस थी और कुछ चीज़ों को अपने अंदर और बाहर जाने की परमिशन दे रही थी। वैसे ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी पोरस है और अलाउ करती है कुछ मूवमेंट, कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपने अंदर और बाहर भी। जो दूसरा हिस्सा है अब न्यूक्लियस का वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज़ द डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल के अंदर जो फ्लूइड, जो सब्सटेंस था उसको हमने क्या बोला था? साइटोप्लाज्म बोला था। तो वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस का वो कौन सा है? न्यूक्लियोलस। इट इज़ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है ये एक छोटी सी स्फेरिकल साइज की बॉडी है और ये न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होती है। इट इज़ रिच इन RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कौन सी चीज़ मिलती है? RNA मिलता है। RNA की फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी R फॉर राइबो, N फॉर न्यूक्लिक और A फॉर एसिड। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस के कौन से हिस्से के अंदर RNA मिलता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोलस। या फिर ये क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोलस के अंदर क्या मिलेगा? तो न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? RNA मौजूद होता है। नेक्स्ट जो हिस्सा है, जो कि लास्ट हिस्सा है, फोर्थ पार्ट न्यूक्लियस का, वो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या हैं? सम फाइन thread-like structures composed of deoxyribonucleic acid, that is DNA, are suspended into the nucleoplasm। तो कुछ फाइन का मतलब है बिल्कुल जो पतले पतले चीज़ें होंगी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि बिल्कुल धागे के जैसा स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि DNA, उससे ये बना होगा। और ये कहाँ मौजूद होंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे। दीज आर कॉल्ड एज क्रोमेटिन फाइबर्स। और ये जो हमने बोला ऊपर कि बिल्कुल फाइन धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। यानी कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? DNA के बने होते हैं। DNA की फुल फॉर्म क्या होती है? D फॉर डीऑक्सी राइबो, N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स DNA के बने हुए। इन द डिवाइडिंग न्यूक्लियस दीज chromatin fibers
कंडेंस एंड फॉर्म द क्रोमोसोम्स। तो जब भी न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उस टाइम पे ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे अपनी शेप में चेंज करते हैं, ये खुद मॉडिफाई होते हैं और क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स को कौन बना रहा है, क्रोमेटिन फाइबर्स बना रहे हैं। ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये खुद किस चीज़ के बने हैं, डीएनए के बने हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ड्यू टू दिस क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल इन डिवाइडिंग सेल। और इसी की वजह से हम क्रोमोसोम्स को सिर्फ तभी देख सकते हैं जब कोई सेल डिवाइड होती है। These chromosomes carry genes। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके पास क्या मौजूद होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स क्या होते हैं अब हम वो देखते हैं। The genes are responsible for passing genetic characteristic from the parents to the offspring। तो जो जीन्स हैं वो क्या करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पेरेंट्स से लेके उनका जो चाइल्ड है जिसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं उसके अंदर ट्रांसफ़र करवाते हैं। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर जो कुछ आदतें या कुछ ऐसी चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी जो आपके पेरेंट्स में मौजूद हैं, वही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके चाइल्ड में भी आती हैं, उनके बच्चों में भी आती हैं। वो किन की वजह से आती हैं, जीन्स की वजह से आती हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं कुछ किसी भी हरकतों में या कुछ भी रंग रूप में, वो किसकी वजह से है, जीन्स की वजह से है। अ चाइल्ड रिसीव वन कॉपी ऑफ ईच जीन फ्रॉम द मदर एंड द अदर कॉपी ऑफ द सेम जीन फ्रॉम द फादर। तो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसके अंदर एक कॉपी तो कहाँ से आएगी, मदर से आएगी, और एक कॉपी किधर से आएगी, फादर से आएगी। इसीलिए उस चाइल्ड के दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मदर से भी मिलेंगे और फादर से भी मिलते जुलते होंगे। अब हम न्यूक्लियस का फंक्शन देख लेते हैं। द न्यूक्लियोलस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है यानी रेगुलेट करता है जितने भी मेटाबॉलिक काम हो रहे हैं उस सेल के अंदर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और इसके अलावा वो कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ट्रांसफ़र करवाते हैं पेरेंट्स से लेके उनके बच्चों तक। एग्जाम्पल, if a person has brown eyes, his or her daughter may also have brown eyes। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान है और उसकी आँखें किस कलर की हैं, ब्राउन कलर की हैं, तो उसका जो चाइल्ड होंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसकी भी ब्राउन आँखें हो सकती हैं। किसकी वजह से होंगी, जीन्स की वजह से होंगी। एक और एग्जाम्पल है कि इफ़ अ वुमन हैज़ कर्ली हेयर्स, हर सन और डॉटर में ऑल्सो हैव कर्ली हेयर्स। तो जैसे कि कोई विमेन है, उसके कर्ली बाल हैं, कर्ली बाल का मतलब है घुंघराले बाल हैं, तो उनका जो चाइल्ड होगा यानी कि चाहे वो सन हो या डॉटर हो, उसके भी कर्ली बाल हो सकते हैं। हाउएवर, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स may result in different characteristics। पर ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हों ही हों, क्योंकि दोनों पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। जीन्स तो मदर से भी आ रही हैं और फादर से भी आ रही हैं, तो इनकी वजह से कुछ नए कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं। तो अब हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। साइटोप्लाज्म क्या है, एक थिक
जेली के जैसा फ्लूइड है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी साइटोप्लाज्म में होती हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। तो न्यूक्लियस क्या है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि हर एक सेल में मौजूद होता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो न्यूक्लियस उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में मौजूद होगा। वहीं अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है? जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है उनको एक दूसरे से अलग करवाती है ये मेम्ब्रेन। और ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कुछ चीज़ों को ही आने जाने देती है। जो दूसरा पार्ट है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो तीसरा हिस्सा है दैट इज न्यूक्लियोलस। तो ये एक छोटी सी बॉडी है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है और इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है। चौथी चीज़ हमने पढ़ी क्रोमोसोम्स के बारे में। तो कुछ थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। और कहाँ मौजूद होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। तो जब सेल डिवाइड होती है तो उस टाइम पे न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उस टाइम पे ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर क्या मौजूद होती हैं? जीन्स मौजूद होती हैं। जीन्स होती क्या हैं? These are responsible for passing genetic characteristics from the parents to the offspring। और ये जो जीन्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करती हैं पेरेंट्स से लेके उनके ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चों तक।